नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360। वर्ल्ड 360 में आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में अपनी जड़ों को समय के साथ बढ़ाया, कैसे माओ त्से तुंग ने चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाने का ख्वाब देखा, जिसे आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरा कर रहे हैं। शी जिनपिंग कैसे चीन की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बने जो आज के समय में चीन को दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर लाने में लगा हुआ है। जिनपिंग की लोकप्रियता का आखिर राज क्या है और कैसे चीन और विवाद अब एक पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। तो ये तमाम चीजों का विश्लेषण आज हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल हो गए हैं जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को चीन में बनाया गया, और इस 100 सालों में कितना कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का सफर रहा, ये तमाम चीजें आपको हम बताएंगे। और बताएंगे कि 100 साल पूरे होने पर शी जिनपिंग ने कैसे अमेरिका को चिताया, ताइवान को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, कैसे किसानों और मजदूरों के लिए बनी एक पार्टी समय के साथ देश की राजनीति की एकमात्र राजनीतिक पार्टी बनकर रह गई। आखिर कैसे उदय हुआ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, आइए जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले समझाते हैं। क्योंकि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के उदय होने की कहानी जो है वो कमोबेश उसी समय है जब भारत अपनी आजादी की जो जंग है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा था। 1981 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। साल 1981 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से संघाई में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पहली कांग्रेस का आयोजन किया, यानी पहली सम्मेलन का। इसका आयोजन ऐसे कठिन समय पर हुआ जब देश में एक दशक पहले ही 2000 साल के वंशवादी शासन का अंत हुआ था। शुरुआती कांग्रेस में माओ त्से तुंग हुनान प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। वे आगे चलकर 1935 में चीन की रेड आर्मी के कमांडर बने और फिर 1949 में वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक नेता भी बने। माओ त्से तुंग वो नाम जिसने चीन के आज के स्वरूप की परिकल्पना आज से 100 साल पहले की थी। कितना बड़ा है ये नाम, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अपनी स्थापना के साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में अपने विस्तार पर काम करना शुरू कर दिया था, और यही वजह रही कि पार्टी का तेजी से विस्तार होता गया। क्या है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार की कहानी? सीसीपी के कौन कौन मेंबर्स हैं, आज के समय में कितने लोग चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, आइए जरा अब आपको हम ये भी दिखा देते हैं। दरअसल सीसीपी में इस वक्त 9.5 करोड़ सदस्य हैं, यानी 9.5 करोड़ सदस्यों की संख्या इस वक्त वर्तमान में सीसीपी में है। चीन की आबादी का 6.7% हिस्सा जो है वो इस कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। इसके अलावा शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसानों और मजदूरों के एक की आवाजों को उठाने के लिए एक दल के तौर पर इसकी हुई। लेकिन 1982 में इसने किसान और मजदूरों के अतिरिक्त चीन के विश्वविद्यालयों के छात्रों पर भी अपने जो विचार हैं उनका प्रभाव डालना शुरू किया। 2002 में जो तमाम निजी व्यवसायिक थे उन सभी का भी इस पार्टी ने अपनी तरफ स्वागत किया। चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी में पुरुषों का दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकता है। चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी में ज्यादातर जो सदस्य हैं वो पुरुष हैं। महिला केवल 28.8% सदस्य हैं। तो कुल 9.7% सदस्यों में से केवल 28.7% सदस्य महिलाएं हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सभी 7 सदस्य जो हैं वो पुरुष हैं चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी के। इसके अलावा चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी में 7.3% जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी हैं। तो
तो ये उस तरीके का ढांचा है जिस पर चीन की एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि चीन आज जिस स्वरूप में है, इसको ऐसा देखने का ख्वाब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग ने किया था। आखिर कौन है माओ त्से तुंग और किस तरीके से इन्होंने चीन को एक विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की नींव डाली, इसका सफर आपको दिखाते हैं। और ये वही माओ त्से तुंग है जिनको आम बोलचाल की भाषा में माओ कहा जाता है। तो किस तरीके से माओ त्से तुंग का सफर रहा है जरा आपको बताते हैं। दरअसल 26 दिसंबर 1893 को यूनान प्रांत के शाओशान कस्बे में जन्म लिए माओ को दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक उस दौर के कहा जाता था। टाइम्स पत्रिका, जो कि विश्व की सबसे मशहूर पत्रिकाओं में से एक है, उसने 20वीं सदी में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी माओ का नाम शामिल किया था। चीन के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि माओ जो हैं वो चीन के सबसे महान प्रशासकों में से एक रहे हैं। उनका मानना है कि माओ ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ चीन को दुनिया का एक प्रमुख शक्ति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि माओ की एक भयानक गलती की वजह से करोड़ों लोग मारे भी गए थे। दरअसल 1958 में माओ ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पोस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन्होंने 4 जीव, मच्छर, मक्खी, चूहे और गोरैया को मारने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में उनका यह दांव उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और लोग भूखमरी के शिकार हुए। माना जाता है कि उस वक्त भूखमरी से करीब 1.50 करोड़ लोगों की चीन में मौत हुई थी। अब जरा माओ से हम आ जाते हैं आज के चीन की तरफ। माओ ने जो सपना देखा उसे साकार चीन के इस वक्त के राष्ट्रपति करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है शी जिनपिंग और कैसे शी जिनपिंग चीन की राजनीति का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है? कैसे शी जिनपिंग चीन का पर्यायवाची बन जाते हैं? कैसे हुआ आखिर शी जिनपिंग का उदय? अब आइए जरा आपको शी जिनपिंग के बारे में बताते हैं। दरअसल वर्ष 1953 में बीजिंग में शी जिनपिंग का जन्म होता है। साल 1953 भारत की आजादी के बाद शी जिनपिंग का जन्म हुआ। उनके पिता शी जोकवान जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1962 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनके पिता को जेल भी हुई, पार्टी से कई बार निष्कासित भी किया गया। 15 साल की उम्र में शी जिनपिंग को ग्रामीण क्षेत्र में कठोर परिश्रम की सजा के तौर पर भेजा गया, जहां उन्होंने चीन के लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। साल 1974 कम्युनिस्ट पार्टी से शी जिनपिंग जुड़े। अपने पिता की इस पार्टी में, जिसके वो संस्थापक सदस्य थे, वो जुड़े और 1974 से लेकर 2012 तक उन्होंने इस पार्टी में अलग अलग पदों पर काम करते हुए आखिरकार 2012 में चीन के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। कम्युनिस्ट पार्टी के वो इस वक्त महासचिव हैं और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ये शी जिनपिंग का बायोडेटा है जो हमने आपके सामने रखा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर शी जिनपिंग की लोकप्रियता कैसे चीन में इतनी बढ़ी? कैसे शी जिनपिंग चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक आज के समय में कहे जाते हैं, गिने जाते हैं? जरा ये बताते हैं हम आपको, क्योंकि शी जिनपिंग के बारे में जब हम आपको संपूर्ण विश्लेषण के तौर पर चीजें दिखा रहे हैं तो किस तरीके से शी जिनपिंग ने अपने राजनीतिक द्वंद्वियों को किस तरीके से शासन किया चीन में, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो जरा जिनपिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत से ही लोकप्रियता उनकी बढ़ती गई। भ्रष्टाचार विरोधी छवि जो था उसको लेकर उनकी चीन में खूब वाहवाही हुई। विकास के लिए समर्पण उनका चीन के लिए देखा गया। विपक्ष पर सख्ती से नियंत्रण के कारण ही शी जिनपिंग ने खुद को चीन की राजनीति में 2012 से 2021 अब तक प्रासंगिक बना रखा है। इसके साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदियों का दमन का भी आरोप जो है वो शी जिनपिंग पर समय दर समय लगता हुआ आया है। तो शी जिनपिंग की बढ़ती लोकप्रियता के तमाम कारणों में से कुछ कारण यह भी है कि उन्होंने अपने तमाम वफादार साथियों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया।
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शी जिनपिंग के ही दिमाग की उपज है। वैश्विक नेताओं में आज शी जिनपिंग की गिनती की जाती है और सबसे बड़ा कि पार्टी के अनुशासन पर शी जिनपिंग ने ध्यान केंद्रित करते हुए किसी भी तरीके से अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया और कई बड़े अहम लोगों पर भी कार्रवाई करने में शी जिनपिंग जो है वो नहीं कतराए। तो शी जिनपिंग की बढ़ती लोकप्रियता की वजह हमने आपको बताई। दरअसल आज हम ये पूरा विश्लेषण आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कैसे शी जिनपिंग ने दुनिया को चिताया और कैसे शी जिनपिंग ने पार्टी ने अपने 100 साल के जश्न को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चीन की सत्तारूढ़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना के शताब्दी समारोह के अवसर पर थियोआनमन चौराहे पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि चीन पर धौंस जमाने की कोशिश कर रही किसी भी विदेशी ताकत को चीन की 1.4 अरब से अधिक आबादी की ग्रेट वॉल ऑफ स्टील का सामना करना होगा। शी ने समारोह को थियोनानमान चौक की बालकनी से संबोधित किया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से-तुंग की एक विशाल तस्वीर भी उस जगह लगी थी जहां से जिनपिंग ने देश को संबोधित किया। इस दौरान शी ने यह भी कहा कि ताइवान को चीन की मुख्य भूमिका के साथ जोड़ना सत्ताधारी पार्टी का ऐतिहासिक लक्ष्य है। सीपीसी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी ने जाहिर तौर पर अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी विदेशी ताकत को चीन पर धौंस नहीं जमाने दिया जाएगा। चीन ने अमेरिका पर बार बार उसके शांतिपूर्ण उदय में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने चीन के खिलाफ कड़ी नीति अपनाई है। व्यापार से लेकर मानवाधिकारों के मुद्दे तक और कोविड-19 से चीन के शहर वुहान में पहली बार सामने आने का दावा करने तक अमेरिका ने कई मामलों पर चीन को निशाना बनाया है। चीन के लोग किसी भी विदेशी ताकत को उन्हें धमकाने, उत्पीड़ित करने या अपने अधीन करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। ऐसा करने की कोशिश करने वालों को 1.4 अरब से अधिक चीनी लोगों की विशाल दीवार से टकराना होगा। हमने कभी किसी अन्य देश के लोगों को परेशान, उत्पीड़ित या अपने अधीन नहीं किया है और ना ही हम कभी ऐसा करेंगे। उसी तरह हम कभी भी किसी विदेशी ताकत को हम पर धौंस नहीं जमाने देंगे, हमें दबाने का अवसर नहीं देंगे। स्कूली बच्चों के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता, सैन्य अधिकारी सहित 70,000 से अधिक लोग उनके भाषण के दौरान पूरे जोश के साथ शी जिनपिंग का समर्थन करते हुए दिखे। समारोह की शुरुआत हेलीकॉप्टर और अत्याधुनिक विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट से हुई। फ्लाई पास्ट में लगभग 71 विमानों ने भाग लिया, जिसमें चीन के सबसे आधुनिक J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान ट्रेनर और अन्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी चीन के तमाम समाचार चैनलों पर किया गया। एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए शी के पूर्ववर्ती हु जिनताओ और पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबो सहित पार्टी के कई पूर्व और वर्तमान शीर्ष नेताओं ने भी समारोह में शिरकत की। सीपीसी के महत्वपूर्ण नेता करार दिए गए शी को माओ के बाद पार्टी का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उन्होंने माओ शैली का ही एक ग्रे रंग का सूट पहन रखा था, जैसे कि माओ तुसंग ने 100 साल पहले पहना था। वहीं ताइवान को लेकर राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि ताइवान के मामले का समाधान करना और चीन के पूर्ण एकीकरण को साकार करना एक ऐतिहासिक लक्ष्य है और सीपीसी इसको लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीन के लिए सीपीसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शी ने कहा कि इसे चीन के लोगों से अलग करने का भी प्रयास असफल ही होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के 9.5 करोड़ से अधिक सदस्य और चीन के 1.4 अरब से अधिक लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। शी ने इस बात पर जोर दिया कि सेना को पार्टी के नेतृत्व में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी देश की रक्षा तथा राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा के लिए एक मजबूत स्तंभ है और क्षेत्रीय तथा विश्व शांति की रक्षा का एक प्रबल दावेदार है। चीनी राष्ट्रपति ने जाहिर तौर पर अपने संबोधन से देश को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनके नेतृत्व में चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर
उभरेगा और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार है। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ रहे हैं वर्ल्ड 360 के आज इस चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर हमारे इस विश्लेषण में। त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। मेरा सवाल सीधा, अभी हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से कल शी जिनपिंग ने चीन की जनता के सामने अमेरिका समेत पूरे विश्व को जिताया। 100 साल पूरे हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। किस तरीके से आप कल जो बातें शी जिनपिंग ने अपनी संबोधन में कही हैं उसको देख रहे हैं और दुनिया को इसे कितनी सीरियसली लेना चाहिए? दुनिया को इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो बातें उन्होंने कही है वो झूठ है और जो बातें उन्होंने कही है वो डर के कही है। मैं आपको एक एक दो उदाहरण देता हूँ। डर के कही है क्यों? पहला, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह थी। चिल्ला चिल्ला कर लोग इस बात को कह रहे थे कि हम अपनी 100वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह स्थापित करने के लिए ताइवान को चाइना में मिलाएंगे। और करीब 6000 से ज्यादा उन्होंने ताइवान की एयर स्पेस में घुसे, उसको ब्रीच किया। क्या हुआ? क्या ताइवान मिल गया चाइना में? नंबर 2, वियतनाम में साउथ चाइना के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर चाइना ने रोक लगा दी। हिंदुस्तान ने वियतनाम का साथ दिया। वियतनाम ने ऑयल एक्सप्लोर किया साउथ चाइना सी में, चाइना देखता रहा। कहां गई थी उसकी हैंडी? हर बात के ऊपर एक ये कहना कि मैं 140 करोड़ चीनियों की लोहे की या स्टील की दीवार से लोगों का सर टकरा कर तोड़ दूंगा, वहां ब्लड शेड कर दूंगा, ये उनके डर का प्रतीक है। अब मैं झूठ पे आता हूँ। वो कहते हैं कि हमने दूसरे देशों पर कभी कब्जा नहीं किया, हम शांति प्रिय हैं। हमने, अब सवाल यहाँ से उठता है, अगर ये शांति प्रिय थे तो गलवान में क्या वहां पे गीता पढ़ने गए थे? जी। और अगर ये कहते हैं कि हमने दूसरे देशों पे कब्जा नहीं किया, तो क्या ये सच नहीं है कि आज चाइना ओरिजिनल 42% है और 58% वो दूसरे देशों की कब्जाई हुई जमीन है, चाहे उसमें तिब्बत शामिल हो या जिंजियांग शामिल हो। लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि चीन के प्रेसिडेंट की 100वीं वर्षगांठ पे दी गई स्पीच के अंदर दोनों चीजें हैं, झूठ भी है और डर भी है। ठीक है सर। और दुनिया को इस, ठीक है, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। दरअसल चीन में 100वीं वर्षगांठ को लेकर चीनी प्रशासन जो है वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देश की जनता खुश है, लेकिन चीन एक ऐसा देश रहा है जो विवादों के साथ हमेशा से बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि तकरीबन अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन की इस वक्त अनबन चल रही है। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी से चीन के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया परेशान है और कैसे विवाद और चीन दो चोली दामन हो चुके हैं। विवाद और चीन में देखिए, सबसे पहले 1948 में आजाद देश तो चीन बना, लेकिन कई पाबंदियां अभी भी चीन में हैं। मजदूरों का शोषण हो रहा है, उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, दलाई लामा के निर्वासित करने का तकमा चीन के ऊपर लगा हुआ है। देश में इंटरनेट फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। तमाम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब प्रतिबंधित हैं। मौत की सजा देने में चीन अव्वल नंबर पर है। भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है और कोरोना महामारी को फैलाने का आरोप भी चीन पर लग रहा है। टीपी त्यागी जी, 100 सालों में चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से खुद को सत्ता पर काबिज किया और चाइना को एक वन पार्टी सिस्टम बना दिया, चाइना के लोग भी काफी हद तक इस पूरी चीज से बहुत एक तरीके से दबे हुए नजर आते हैं। देखिए, चाइना के जो आम लोग हैं वो तो इस बात से खुश हैं कि चाइना के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई है, जो उसने वादा भी किया था। और जो सच बात है वो सच है कि प्रॉस्पेरिटी आई है और ये सच है कि चाइना की इकोनॉमी बेइंतहा बढ़ी है इस कोविड पीरियड में भी, और आज वो देश की नंबर 2 की इकोनॉमी है। लेकिन वो जो प्रॉस्पेरिटी आई वो किस कीमत पे? वो इस कीमत पे कि वुहान
लेबोरेटरी के डॉक्टर्स को गायब कर दिया गया। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, उन जर्नलिस्ट में से कोई अगर आवाज उठाता है तो उसका पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है। वहां पे इस किस्म के कानून बने हुए हैं कि किसी भी घर में जाके आप उसे 15 दिन के लिए गायब कर सकते हैं। ऐसे कानून बने रहने के बाद अब झूठ देखिए, और ये ऐसा झूठ जो कल ही पकड़ा गया। क्या वो ये कहता है कि मैं 2049 तक अपने देश को एक वर्ल्ड क्लास आर्मी दूंगा, और मैं स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के जरिए साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक सभी तरह के वारफेयर में और सभी तरह की आईटीज के अंदर नंबर 1 हुआ। यहाँ तक तो हमने माना। फिर वो ये कहता है कि 2049 में चाइना विल बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अब इस पे हंसी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बनाएगा 2049 में, जो आज अपने लोगों का आता पता नहीं देता। तो ये पूरा का पूरा। सर मेरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, माओ ने जिस चीन का सपना देखा, क्या जिनपिंग उसी चीन को पूरा कर रहे हैं, या माओ के उस चीन से आगे अब जिनपिंग इसको लेके जा रहे हैं? देखिए, माओ ने जो सपना देखा उसने ये कहा था, द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, यानी कि उसने गोली का सपना देखा। ये वो कहते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते। ये अपने उस फिलॉसफी के ऊपर चल रहे हैं कि झूठ फरेब बता के इतना कुछ फैला दो पूरी दुनिया में कि लोग बगैर गोली चलाए आपको समर्पण कर दें। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट का 2013 का वीडियो, उसे वो अपने J-10 का बता के एक लेजर गाइडेड बम को गिरते हुए दिखा रहे हैं। वही पोजीशन, वही लोकेशन, वही वेल्डिंग, वही शेप, वही कलर। अब क्या करें इसे? और इससे पहले पकड़ा गया था जब उसने बॉलीवुड या हॉलीवुड की कुछ पिक्चर्स के सीन अपने वीडियो में दिखाए थे अपने लोगों की जाबाजी दिखाने के लिए। तो ये टोटली प्रोपेगेंडा के ऊपर आधारित है। सर ताइवान को लेकर भी कल राष्ट्रपति ने साफ तौर पर ताइवान की समस्या से अमेरिका पूरी तरीके से ताइवान के साथ हमें नजर आता है। लगातार अमेरिका ने कहा है चीन को, लेकिन इसके बाद भी अगर चीन इतने बड़े मौके पर वहां के राष्ट्रपति मंच से इस बात की घोषणा करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये चीन अपनी विस्तारवादी नीति के पंख आने वाले 4 से 5 से 10 सालों में और फैलाने वाला है, इसकी तरफ एक इशारा है? अगर कोई डरता है तो डराया जाना निश्चित है, अगर कोई नहीं डरता तो कुछ नहीं कर सकता। अगर साहस बाजार में बिकता होता तो चीन सबसे पहले खरीदता। अगर चीन में साहस होता तो वो ताइवान को अपनी 100वीं वर्षगांठ से पहले मिलाने के बाद ऐलान करता कि हाँ अब ये 100वीं वर्षगांठ याद रखनी, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है। ये मुद्दा 1949 से तब का है जब शेख वहां से भाग के गए थे। उस समय तो उसकी नेवी इतनी ताकतवर नहीं थी। आज उसकी नेवी अमेरिका का मुकाबला कर रही है, उसके बावजूद वो ताइवान को एक छोटे से द्वीप को नहीं ले पाया। अब आपको समझ में आता है कि दिखाना कुछ और है। अब दिखाने के ऊपर जो गलत चीजों के विश्वास करने लगे, ऐसी दुनिया के बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि जो कुछ बताया जा रहा है उसमें से 10% भी सच नहीं है। भारत को लेकर कुछ नहीं बोले शी जिनपिंग, ऐसा क्यों था त्यागी जी? बोलेंगे अभी नहीं, भारत को लेकर बोलेंगे कैसे? क्योंकि भारत के साथ तो वो मित्रता का ढोंग करना चाहते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। और अभी भी उनको ये मालूम है कि कहने को चाहे ये कहें कि अमेरिका बड़ा है, रशिया बड़ा है, लेकिन वो ये जानते हैं कि जब चीन ने गुस्ताखी की तो कोई एक देश जो पहली बार सीना तान के उसके खिलाफ खड़ा हुआ वो भारत था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वियतनाम हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे कंट्री भारत के नेतृत्व में करीब करीब चीन के खिलाफ हो गए। और तो और थाईलैंड ने भी भारत का साथ दिया। ऐसे में उसे मालूम है कि भारत के साथ कुछ करना कितना नुकसानदायक होगा। और दूसरी बात, अब उसने कोशिश की कि चलो मैं अपने 4 एयर बेसिस जो हैं उनको एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सीलरेशन के साथ
एयर कैपेबिलिटी बढ़ा लेता हूँ, अंडरग्राउंड टनल बनाई, अपने एयरक्राफ्ट ठीक है सर, वहां पे जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की मेरे पास कमी है, आपने विस्तार से तमाम चीजों को लेकर अपनी बात रखी। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर आज विश्लेषण लेकर हम आपके सामने आए थे। अब मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।